हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोगों ने हमारे लास्ट वाले पार्ट में थर्ड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया था, जिसका नाम कहता था पार्टनरशिप और जिसको हिंदी में हम लोग साझेदारी के नाम से जानते हैं। और आज के इस वाले पार्ट में यानी आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे फोर्थ वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे चौथे वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसको है। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 5 तक में किसी भी एक टॉपिक को मिस किया है या स्किप किया है, या फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 5 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो रही है, तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 5 के बीच में सारे के सारे वीडियोस और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जहां से आप अपने पूरे के पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तब आइए हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसको है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है और यही सेम डेफिनेशन आपको आपके बुक पर मिल जाएगा। तो हमको रटना नहीं है, हमको समझना है कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसको है। तो डेफिनेशन को हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, पहले कुछ बेसिक सा जानकारी ले लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। और इस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए कम से कम 10 अडल्ट मेंबर्स का होना जरूरी है। अडल्ट मेंबर्स का मतलब है कि वैसे मेंबर जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार का हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। और इस वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर इस वाले पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम लोग वॉलेंट्री एसोसिएशन कहते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब कि इसमें जो भी अडल्ट मेंबर्स मेंबर बनेंगे यानी सदस्य बनेंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो फ्री होंगे, आजाद होंगे सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए भी और सोसाइटी को छोड़ने के लिए भी। और इस सोसाइटी का मेन मोटिव होता है कि अपने सोसाइटी के अंदर अंदर यानी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का भला करना, वेलफेयर करना। यानी इनकी पहली प्रायोरिटी होगी सर्विस प्रोवाइड करना और दूसरी प्रायोरिटी होगी प्रॉफिट कमाना। जैसे हम लोगों ने पहले 3 वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, जैसे सोल ट्रेड, हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप। इन तीनों में हमने पढ़ा और ये जाना कि इन तीनों का पहला प्रायोरिटी था प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहला प्रायोरिटी होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, अपने मेंबर्स को वेलफेयर देना, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना, और दूसरी प्रायोरिटी जो होती है वो प्रॉफिट कमाना होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। आई होप कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3-4 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा।
पहला, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए कम से कम 10 अडल्ट मेंबर चाहिए। दूसरा, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी मेंबर्स आएंगे, काम करेंगे, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे और वो आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। वो कभी भी इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी इस सोसाइटी को छोड़ कर जा सकते हैं। तो दूसरा हो गया। तीसरा, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनकी प्रायोरिटी होगी सर्विस प्रोवाइड कराना और दूसरी प्रायोरिटी जो होगी वो प्रॉफिट कमाना। ठीक है। चौथा, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो उन सभी मेंबर्स का पहला प्रायोरिटी ये होगा कि उस सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका भला हो, उनका वेलफेयर करना। तो ये 4 पॉइंट आप हमेशा से याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या लिखता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी उस वॉलेंट्री एसोसिएशन को रेफर करता है, उस वॉलेंट्री एसोसिएशन या फिर उस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है जहां पर इंसान आजाद हैं, फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए सोसाइटी को और सोसाइटी से जाने के लिए। यानी इस वाले सोसाइटी में किसी प्रकार के कोई इंसान के साथ कोई जोर और जबरदस्ती नहीं की जाती है। ठीक। उसके बाद कहता है ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, और उसमें जो भी पर्सन जो ज्वाइन करेंगे उनका मेन मोटिव होगा, मेन मकसद होगा उस सोसाइटी के अंदर आने वाले जितने मेंबर्स होंगे उनका भला करना, उनका वेलफेयर करना। और इसी सोसाइटी को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं, या फिर इस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए कम से कम हमारे पास 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलेंट्री है, जो कि फ्री है, आजाद है, अपने मेंबर्स को आजाद रखता है। कभी भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और कभी भी इसमें से मेंबर्स इस सोसाइटी को छोड़ कर जा सकते हैं। और इस सोसाइटी का बनाने का या फिर इस सोसाइटी के होने का मेन मकसद होगा सर्विस प्रोवाइड कराना और दूसरा मकसद होगा प्रॉफिट कमाना। और उसके बाद इस सोसाइटी का एक और मकसद होता है कि सोसाइटी के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे उनका भला हो, उनका वेलफेयर हो। और इसी तरीके के सोसाइटी को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब आई थिंक कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स है। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जैसे हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा था, उसके बाद पार्टनरशिप में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बनती है जो हमारे पास कहता है 1912। आप इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, एटलीस्ट 10 अडल्ट मेंबर्स। मैंने आपको बता दिया कि इस वाले सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए कम से कम हमारे पास 10 पर्सन होने चाहिए, और वो जो 10 पर्सन होंगे वो अडल्ट होने चाहिए, यानी कि उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक। वही यहाँ पर दूसरा वाला यानी कि हमारा चौथा वाला पॉइंट कहता है इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिंदी वाला वर्जन यानी हिंदी वाला डेफिनेशन, तो आप पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास कहता क्या है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पहला वाला फीचर हमारे पास कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार का वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप कहोगे वॉलेंट्री एसोसिएशन तो मैंने डेफिनेशन में पढ़ा, अब ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कहां से आ गया। तो चाहे बात वॉलेंट्री एसोसिएशन की हो, चाहे बात वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की हो, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ये हो गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स को हमेशा आजाद रखता है। वो आजादी से अपने इच्छा अनुसार कभी भी उस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब उनका इच्छा करेगा तब उस सोसाइटी को वो छोड़ कर जा सकते हैं। वही देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू लीव। ठीक है। दूसरा फीचर हमारे पास कहता है सर्विस मोटिव। मैंने अभी आपको बता दिया
कि इस सोसाइटी को बनाने का, इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव ही होता है कि जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनका भला हो, उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाए। बाकी प्रॉफिट कमाना इनका पहला प्रायोरिटी नहीं होता है। इनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि मेंबर्स तक या मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड किया जाए, और इनकी दूसरी प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट कमाना। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है लीगल स्टेटस। जिस तरीके से हमने सोल ट्रेड में पढ़ा था कि सोल ट्रेड वाले बिजनेस को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप बिजनेस को भी रजिस्टर्ड करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना एकदम कंपलसरी है। बिना हम रजिस्टर्ड करवाए हुए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन और स्टार्ट और एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है नो रिलीजियस एंड नो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बस केवल हिंदू धर्म के लोग ही चला सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल से हो या कुछ भी हो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करती है, ना ही देखती है। चाहे कोई भी धर्म का लोग आ रहा है, वो इसका मेंबर बन सकता है और आसानी से बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी। आपने पढ़ा सोल ट्रेड, जिसमें ओनर की जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप आपने पढ़ा, जिसमें जितने भी पार्टनर्स थे उन सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, जिसमें कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। और आई होप सो कि आपको लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में डिफरेंस अच्छे तरीके से पता होगा। अगर पता नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताइएगा। मैं इस लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसमें सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार क्या डिफरेंसेस है लिमिटेड लाइबिलिटी में और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है ये म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि इस वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का या उसके पीछे का मकसद क्या है। The basic idea behind the formation of cooperative society is the mutual assistance of its member। यानी इस वाले पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का मकसद बस केवल इतना ही है और एक ही है कि उस सोसाइटी के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का भला हो सके, वेलफेयर हो सके। और यही हमारे पास फीचर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो मैंने आपके बोर्ड पर ऑलमोस्ट 6 अलग अलग पॉइंट लिखे हैं और मैंने आपको बता भी दिया है। और आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। हो सकता है आपके बुक में ज्यादा फीचर्स दिए हुए हों, तो ज्यादा दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स थे, जो आपको पढ़ना था और हमको पढ़ाना था, वो मैंने आपको बता दिया और आपने पढ़ भी लिया। और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। और मेक श्योर कि जिस तरीके से आपने 1 to 5 के नोट्स को प्रिपेयर किया होगा, आई होप सो, तो उसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 6 के भी नोट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और हाँ, ये जो मैंने जो पॉइंट्स लिखा है, इन सभी पॉइंट्स के डेफिनेशंस या मीनिंग्स आपके बुक में मिल जाएंगे आपको देखने को। तो आप वहां से प्लीज इन पॉइंट्स को लिखने के साथ साथ उनके मीनिंग्स को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछेगा फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ भी अगर पॉइंट्स, चाहे वो सोल ट्रेड से हो या पार्टनरशिप से हो या फिर कोऑपरेटिव से हो या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से हो या जो हम आगे जो पढ़ेंगे कंपनी उससे हो, तो बस केवल आपको पॉइंट्स नहीं लिखना है, उनके मीनिंग्स को भी लिखना है, ताकि जो चेक करे कॉपी उसको लगे कि नहीं बच्चा जो है वो मेहनत किया है, पढ़ने वाला बच्चा है। तो इसी कारण से आप इन पॉइंट्स के साथ साथ उनके मीनिंग्स को भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसको हैं और इनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं।
और आई होप सो कि आपको दोनों टॉपिक्स, दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर नंबर 6 के यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।